हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका मशीन आवर रेट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मशीन आवर रेट क्या है, इसका कहाँ यूज़ होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं और इसमें हम किस तरीके से कंप्यूटेशन मशीन आवर रेट की करते हैं। तो आइए समझते हैं गाइस मशीन आवर रेट के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हेन द यूज़ ऑफ मशीन ऑन लार्ज स्केल बाय एनी कंपनी और एंटरप्राइजेस, then the enterprises wants to cost of overhead charge on particular machines. So the method used that situation is called मशीन आवर रेट मेथड। तो गाइज, हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसी एंटरप्राइजेस या कंपनियां होती हैं जिनके यहाँ पर लार्ज स्केल में मशीन्स का यूज़ होता है, या जहाँ पर हम बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करते हैं, तो उन कंपनियों को ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि पर्टिकुलर उन मशीन का क्या खर्चा आ रहा है, या ओवरहेड चार्जेस के रूप में उन मशीन की क्या कॉस्टिंग खर्चे के रूप में आ रही है। तो उनको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि मशीन पे पड़ने वाले एक्सपेंसेस क्या हैं, कितने हैं, और उनकी कितनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस मेथड का जो यूज़ होता है वो जनरली इसलिए होता है कि किसी भी फर्म में जहाँ मशीनों का ज़्यादा यूज़ होता हो, तो मशीन पे होने वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उनकी कंप्यूटेशन करने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उसको हम मशीन आवर रेट मेथड कहते हैं। मशीन आवर रेट इज़ एन actual or predetermined rate of cost overhead absorption which is calculated by dividing the cost to be absorbed by the number of hours for which a machine or machines are operated or expected to be ऑपरेटेड। तो गाइज, यहाँ कह सकते हैं कि जो मशीन आवर रेट होता है वो एक्चुअल में प्री डिटरमाइंड रेट होता है, यानी कि हमें वो रेट निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो मशीन को यूज़ करने पर जितना खर्चा हुआ और मशीन कितने पीरियड के लिए चली, तो जितना एक्सपेंसेस हुआ उस एक्सपेंसेस में उस पीरियड का डिवाइड कर देंगे, उस पीरियड यानी कि आवर का डिवाइड कर देंगे जितने पीरियड के लिए कोई मशीन चली। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मशीन को हमने 1 महीने यूज़ करा और 1 महीने में मशीन चली हमारे मान लीजिए 100 घंटे, और उस 100 घंटे को चलने के लिए जब मशीन का खर्चा आया वो मान लीजिए आया 5,000 रुपये का। तो अब हमें ये देखना है कि भाई 1 घंटे का मशीन का खर्चा कितना होगा। तो अब जो पूरा उसका 1 मंथ का पीरियड का जो खर्चा है वो 5,000 है, और 1 मंथ के पीरियड में जो कुल मशीन चली वो 100 आवर चली। तो इसका मतलब 1 आवर का अगर हम मशीन के खर्चे की बात करें तो 5,000 अपॉन 100 कर देंगे, तो 50 पर आवर मशीन आवर रेट निकल कर आएगी। जैसे कि आप इसमें अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, इसका फॉर्मूला दिया है आपको मशीन आवर रेट का। अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड फॉर पर्टिकुलर मशीन अपॉन नॉर्मल वर्किंग आवर ऑफ मशीन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस पीरियड के लिए मशीन को हमने यूज़ किया उस पीरियड का जो कुल मशीन पर खर्चा किया गया और उस पीरियड का कुल जो मशीन से यूज़ लिया गया जितने घंटे के रूप में, तो उसका डिवाइड कर देंगे तो वो मशीन आवर रेट आ जाता है। तो गाइज, हम समझते हैं इसके बाद अब कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, यानी कि जो मशीन आवर रेट की हम कंप्यूटेशन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि जो मशीन पर पड़ने वाले एक्सपेंसेस हैं, चार्जेस हैं, कॉस्टिंग है, वो कितने प्रकार की है या किस किस तरीके की है। तो गाइज, यहाँ पर हमने आपको इजी करने के लिए जो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट की बात करें तो जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट या जो चार्जेस होती हैं वो यहाँ हमारे पास 2 होते हैं, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ चार्जेस। फर्स्ट स्टैंडिंग चार्ज जिसको हम फिक्स चार्ज बोलते हैं, और सेकंड वेरिएबल चार्ज जिसको हम मशीन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। तो आइए हम इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडिंग चार्जेस की। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टैंडिंग चार्जेस आर दोज विच रिमेन कंस्टेंट irrespective of the use of machine. Fixed or standing charge are not affected by the machine operation. तो गाइज, हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैंडिंग चार्ज होते हैं ये वो चार्ज होते हैं जो कि मशीन चाहे हमारी ऑपरेट करे या ना करे, यानी कि मशीन चले या ना चले, लेकिन ये एक्सपेंसेस आपको वहन करने ही पड़ते हैं, या ये एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको रेगुलर पे करने ही होते हैं। यानी कि ये वो खर्चे होते हैं जो मशीन के चलने पर निर्भर नहीं करते हैं, यानी कि
मशीन चले या ना चले, लेकिन ये एक्सपेंसेस आपको करने ही पड़ेंगे। अब आप कहेंगे भाई ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें। सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस ऑफ दिस ग्रुप आर एज फॉलोज, यानी कि इस स्टैंडिंग चार्ज के अंदर कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं, उनके हमने कुछ एक नाम लिखे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले आता है रेंट, रेट्स फॉर टैक्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेंट या रेट्स फॉर टैक्स या इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, यानी कि जिस बिल्डिंग के अंदर, फैक्ट्री की बिल्डिंग के अंदर हमने मशीन्स को रखा हुआ है, तो उन बिल्डिंग का जो किराया है या कोई उसका इंश्योरेंस है या उसका कोई रेट्स है, तो ये सारे हमारे स्टैंडिंग के एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरीके से लाइटिंग एंड हीटिंग का एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मशीन, सैलरी ऑफ मैनेजर, सुपरवाइजर, फॉरमैन एंड वॉचमैन, जनरल लाइटिंग, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑपरेटर्स वेजेस, इंटरेस्ट, सन्ड्री सप्लाईज, अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो गाइज ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो कि स्टैंडिंग चार्जेस के रूप में हमें मशीन की कॉस्ट को या मशीन आवर रेट निकालते समय स्टैंडिंग चार्ज के रूप में हमें ये जोड़ने होते हैं, और ये वो खर्चे होते हैं जो मशीन चले या ना चले, लेकिन ये आपको पे करने ही होते हैं। तो आइए इनके बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, बेसिक ऑफ एप्रोप्रिएशमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू द मशीन्स। अब गाइस यहाँ थोड़ा सा आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि बेसिकली क्या होता है कि हम जो मशीन आवर रेट निकालते हैं, तो जैसे इसके आप नाम में देखते हैं मशीन आवर रेट, यानी कि हम यहाँ जो निकाल रहे हैं वो एक मशीन का आवर रेट निकाल रहे हैं, यानी कि प्रति मशीन घंटा दर निकाल रहे हैं। तो हमें यहाँ जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी पर मशीन के हिसाब से लेने होंगे। तो जनरली क्या होता है कि जब क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस दिए हुए होंगे जो स्टैंडिंग चार्ज के खास तौर पर, तो वो आपको मोर देन वन मशीन या जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होंगे उसके रूप में दे रखे होंगे। अब क्योंकि आपको हमने बताया भी कि भाई हम मशीन ऑपरेट की कहाँ जरूरत पड़ती है, ऐसी कंपनी और एंटरप्राइजेज में जहाँ पर लार्ज स्केल पर मशीनों का यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि लार्ज स्केल पर जब मशीनों का यूज़ किया जाएगा तो जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कंबाइंड होंगे मशीनों पर, और हमें निकालना है या पर मशीन। तो इसलिए हमें यहाँ देखना होगा कि अगर एक्सपेंसेस आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स के रूप में दे रखे हैं या फैक्ट्री के या वर्कशॉप के रूप में दे रखे हैं, तो आपको पर्टिकुलर उस मशीन के एक्सपेंसेस निकालने होंगे जिसकी कंप्यूटेशन आपको क्वेश्चन में करने के लिए कहा होगा। तो उसके कंसर्न के लिए हमें जो स्टैंडिंग चार्ज होते हैं उनको कुछ रेशो में डिवाइडेशन करना होता है, बांटना होता है। तो उनको किस रेशो में बांट सकते हैं वो हम समझते हैं हम। तो आइए गाइस समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम रेट्स फॉर टैक्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जैसे कोई भी जो रेट्स है, टैक्स है, इंश्योरेंस है या रेंट है, तो उसको अगर हमें बांटना हो तो कैसे बांटेंगे। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा अकॉर्डिंग टू द फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाई ईच मशीन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में आपके पास मोर देन वन मशीन है, तो पर्टिकुलर जिस मशीन की आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं पर आप मशीन आवर रेट निकालने के लिए, तो उस मशीन ने उस पूरी फैक्ट्री का या उस वर्कशॉप का कितना एरिया उसने ऑक्यूपाइड कर रखा है, कितना एरिया उसने घेर रखा है, उस रेशो में आपको इसे निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए कहते हैं भाई रेंट जो है वो वर्कशॉप का 10,000 है, और पर्टिकुलर जिस मशीन के लिए हम निकाल रहे हैं वो उस एरिया का 1/5 एरिया घेरती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 तो पूरी फैक्ट्री का रेंट हो गया, और वो मशीन जो जगह घेर रही है वो 1/5 पार्ट घेर रही है। तो हम 10,000 में 1/5 का डिवाइड कर देंगे तो 2,000 जो होगा वो पर्टिकुलर उस मशीन की एक्सपेंसेस निकल के आ जाएगा रेंट के रूप में, जिस मशीन की हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं। If no clear information is available, it will be assumed that all machine occupied equal space. अब क्वेश्चन में आपको ये कह दिया कि भाई हमारे पास 5 मशीनें हैं वर्कशॉप में, और हमारा जो वर्कशॉप का रेंट है वो 50,000 का है। अब आपको ये नहीं कहा कि भाई उस मशीनों की जो एरिया ऑक्यूपाइड करने की जो कंडीशन है वो क्या है, कुछ नहीं आपको कहा है, सिर्फ सिंपल ये कह दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के रूप में आपको 10,000 दिया और कहा कि हमारे पास 5 मशीन है। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, क्योंकि जब यहाँ पे क्या है नो क्लियर इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम सिंपल 10,000 में 5 मशीन है तो 5 का डिवाइड कर देंगे तो 2,000 पर मशीन आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास वर्कशॉप में जो मशीन है वो 4 हैं, तो हम 10,000 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो 2,500 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 10 मशीन है तो 10,000 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, केवल ये कहा है कि हमारे पास इतनी मशीन्स हैं और उनकी ऑक्यूपाइड एरिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आपको सिंपल उनको इक्वल बांट देना है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका
लाइटिंग एंड हीटिंग। तो लाइटिंग एंड हीटिंग की बात करते हैं तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स अटैच विद मशीन और नंबर्स ऑफ बल्ब्स और इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन मशीन्स और फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लाइटिंग और हीटिंग की, यानी कि जो हमारे पास मशीन हम यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्कशॉप या उस फैक्ट्री की जो लाइटिंग और हीटिंग का एक्सपेंसेस है तो वो भी अगर कंबाइंड हमें दिया हुआ है तो उसको हम किस रेशो में बांटें। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें देखना है कि जिस पर्टिकुलर मशीन का हम यूज़ कर रहे हैं उस मशीन ने उस ओवरऑल एरिया में कितने लाइट के पॉइंट यूज़ कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कहा कि भाई लाइटिंग एंड हीटिंग का चार्ज है 10,000 और यहाँ पर हमारे पास जो कुल पॉइंट हैं वो है 10, और जिस मशीन की हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं उस मशीन ने 4 पॉइंट यूज़ कर रखे हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 10,000 में 10 का डिवाइड करके 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब 4,000 रुपये जो होगा वो पर्टिकुलर उस मशीन के लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको जो है पॉइंट नहीं दिए हुए हैं तो फिर आपको जो नंबर ऑफ़ मशीन दी हैं आप उसमें बांट सकते हैं, और अगर वो भी आपको क्लियर नहीं है तो जो ऑक्यूपाइड एरिया होगा उसमें फिर आप इस एक्सपेंसेस को बांट सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट आता है आपका जो हम बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मशीन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मशीन की, जो हमारा नेक्स्ट स्टैंडिंग चार्ज है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू insert value of machine generally each machine's insurance expenses is given so नो नीड ऑफ अप्रोचमेंट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर क्या होता है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो हमारे को पर्टिकुलर मशीन का ही दिया हुआ होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा अगर वो पर्टिकुलर मशीन का दिया हुआ है तो फिर आपको उसे बांटने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस एक्सपेंसेस को लिख देंगे। और अगर क्वेश्चन में आपको उस मशीन के जो इंश्योरेंस का खर्चा है उसके साथ में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो फिर आपको उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका सैलरी ऑफ मैनेजर, सुपरवाइज़र, फॉरमैन एंड वॉचमैन। अगर आपको इनकी कोई सैलरी के रूप में दिए हुए हैं, चाहे वो मैनेजर सैलरी हो, सुपरवाइज़र की सैलरी हो, फॉरमैन की सैलरी हो, वॉचमैन की सैलरी हो, तो इनमें आपको ध्यान देना है इन द प्रपोर्शन ऑफ टाइम डिवोटेड ऑन ईच मशीन बाय फॉरमैन और सुपरवाइज़र। तो ये कह सकते हैं हम कि अगर इनकी कोई भी आपको वेजेस दी हुई है तो आपको देखना होगा कि इन्होंने उस पर्टिकुलर मशीन पे अपना कितना समय दिया है। तो जितना इन्होंने अपना समय दिया होगा उस रेशो में ही इनके एक्सपेंसेस को काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैनेजर या सुपरवाइजर, फॉरमैन या वॉचमैन इनकी सैलरी आपको दी हुई है मान लीजिए 10,000, तो क्वेश्चन में कहते हैं कि ये अपने टोटल समय का 1/4 पार्ट उस मशीन के लिए खर्च करते हैं। तो इसका मतलब 10,000 का 1/4 निकालेंगे तो 2500 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो फॉरमैन, मशीन या मैनेजर या मैकेनिक या सुपरवाइज़र, इन सब की जो सैलरी अगर हम निकालेंगे पर्टिकुलर मशीन के लिए तो जितना समय इन्होंने उस मशीन पर दिया होगा उसके रेशो में निकाला जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो इसके कंसर्न में हम कह सकते हैं कि इन द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन ईच मशीन। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि पर्टिकुलर मशीन पर कितने लेबर ने काम किया है, इनको उसी के रेशो में बांटना होगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉटन वेस्ट, क्लॉथ वेस्ट एंड लुब्रिकेंट ऑयल। तो अगर ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पास्ट एक्सपीरियंस और नेचर ऑफ मशीन और इन द रेशो ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी टेक इनटू अकाउंट द आवर्स ऑफ मशीन फॉर विच मशीन आवर रेट इज़ टू बी कंप्यूटेड। तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर अगर देखें तो ये आपको जनरली उस पर्टिकुलर मशीन का ही दिया हुआ होगा जिसकी हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर मशीन का ये एक्सपेंसेस दिया होगा तो उसे आप डायरेक्ट मशीन एक्सपेंसेस में इसके नाम से जोड़ देंगे, इनको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि अगर इसके कंसर्न में क्वेश्चन में कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो फिर आपको उसके रेशो में बांटना होगा, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो जनरली आप ये सेपरेट उस मशीन का ही मान लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से नेक्स्ट आता है आपका इनके कंसर्न में कुछ नोट आपको ध्यान में रखने होंगे। तो जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, it should be noted that one should take all fixed charge for a particular period
and the normal working hour of machine should also relate to the सेम पीरियड। तो गाइज यहाँ आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है वो इस बात ये ध्यान रखनी है कि आप जो स्टैंडिंग चार्ज या जो फिक्स चार्ज जिस पीरियड के लिए ले रहे हैं तो आपको जो वर्किंग आवर होंगे वो भी उसी पीरियड के लिए ही लेने होंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि मान लीजिए आपने स्टैंडिंग चार्ज तो ले लिए पर मंथ के और आवर ले लिए आपने पर एनम के, या आपने स्टैंडिंग चार्ज लिए पर एनम के और आवर लिए आपने हाफ मंथ के या हाफ ईयर के। आपको जिस पीरियड के लिए स्टैंडिंग चार्ज को लेना होगा उसी पीरियड का ही आपको वर्किंग आवर को भी लेना होगा, यानी कि जितने पीरियड का आपने स्टैंडिंग चार्ज लिया है उसी पीरियड का आपको वर्किंग आवर को भी लेना होगा। दिस पीरियड में भी 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, क्वार्टरली और एनुअली। यहाँ पे जो हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो एक्सपेंसेस दिए हैं वो पर डे के दिए हों या पर वीक के दिए हों या पर मंथ के दिए हों या क्वार्टरली दिए हों या हाफली दिए हों या फिर एनुअली दिए हुए हों। तो जिस पीरियड के आप एक्सपेंसेस लेंगे वही पीरियड के आप आवर लेने पड़ेंगे आपको। इन ए क्वेश्चन इफ़ specified period is given for the calculation of machine hour rate, then we shall take standing charge of the said period। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड पीरियड दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में कहेगा भी आपको पर मंथ के हिसाब से निकालना है या क्वार्टर के हिसाब से निकालना है या हाफ ईयरली निकालना है या एनुअली निकालना है, तो आपको फिर उसी पीरियड का निकालना होगा। जो कंप्यूटेशन करेंगे स्टैंडिंग चार्ज भी उसी पीरियड के लेंगे और उसके आवर भी उसी पीरियड के लेंगे। अदरवाइज एनी पीरियड कैन बी टेकन एज पर कन्वेंशन द पीरियड फॉर विच स्टैंडिंग चार्ज आर टेकन इन कॉल्ड बेस पीरियड। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप अपने कन्वेंशन के हिसाब से उसको ले सकते हैं, आप अपने जो सहूलियत या आसानी के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि जो हम स्टैंडिंग चार्ज जिस पीरियड का लेंगे उसी पीरियड के एक्सपेंसेस भी लेंगे, यानी कि स्टैंडिंग चार्ज अगर पर मंथ का ले रहे हैं तो वर्किंग आवर भी पर मंथ के ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि द पीरियड ऑफ विच स्टैंडिंग चार्ज आर टेकन इज कॉल्ड बेस पीरियड। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो पीरियड हम लेते हैं स्टैंडिंग चार्ज का उसी को ही हम बेस पीरियड भी कहते हैं। तो गाइज इस तरीके से ये हमने जो बात करी अभी आपसे, हमने वो जो हमने आपको बताया कि इसमें जो 2 टाइप्स की कॉस्ट या चार्जेस होते हैं, फर्स्ट स्टैंडिंग या फिक्स चार्ज और सेकंड होता है वेरिएबल या मशीन एक्सपेंसेस। तो यहाँ हमने बात करी आपसे स्टैंडिंग चार्जेस की। अब हम आपसे बात कर रहे हैं इनके वेरिएबल चार्जेस की। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वेरिएबल चार्जेस की बात कर रहे हैं हम। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर कंसिडर्ड रनिंग ऑफ वर्किंग ऑफ मशीन इज नोन एज मशीन और वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो हम यह कह सकते हैं गाइस कि वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मशीन के चलने के कंसर्न में रखे जाते हैं या किए जाते हैं, यानी कि जब मशीन चलेगी तो ये एक्सपेंसेस होंगे, अगर मशीन नहीं चलेगी तो ये खर्चे नहीं होंगे। तो वो खर्चे जो मशीन के चलने पर निर्भर करते हैं उनको हम मशीन एक्सपेंसेस या फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो डिस्कशन ऑफ वेरियस मशीन एक्सपेंसेस वो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन, सेकंड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, थर्ड है पावर एक्सपेंसेस एंड फोर्थ है स्टीम एंड वाटर। तो अब हम इसकी डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो गाइस डेप्रिसिएशन की जैसे बात करते हैं तो जनरली डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ मशीन लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन इन आवर्स। तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन की बात करें तो जनरली डेप्रिसिएशन की जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो मशीन की कॉस्ट दी हुई होगी तो जो कॉस्ट ऑफ मशीन होगी उसमें हम प्लस कर देंगे जो भी हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे और उसमें से लेस कर देंगे जो हमारी स्क्रैप वैल्यू होगी अगर क्वेश्चन में गिवन हो। उसके बाद हम टोटल जो उसके वर्किंग आवर होते हैं होल लाइफ के उसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके फॉर्मूले के रूप में कि डेप्रिसिएशन पर आवर अगर आपको निकालना है तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ मशीन है प्लस कर देंगे आप इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज को और माइनस कर देंगे इसमें स्क्रैप वैल्यू को और इनका डिवाइड कर देंगे टोटल वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन इन आवर्स के रूप में। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मान लीजिए जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन है 1 लाख का, इंस्टॉलेशन चार्ज है हमारी मान लीजिए 20,000 की और स्क्रैप वैल्यू है मान लीजिए 10,000 की। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन हो गई हमारी 1 लाख
प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया 20,000 यानी कि 1,20,000 और माइनस स्क्रैप वैल्यू हो गई 10,000। तो इसका मतलब 1,00,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 करेंगे तो ये आएगा निकल कर 1,10,000। और टोटल वर्किंग आवर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 10,000 की दे रखी है, तो फिर आप 1,10,000 में डिवाइड कर देंगे 10,000 का, तो डेप्रिसिएशन पर आवर निकल के आ जाएगा आपका 11 रुपीज़ का। इसमें कुछ बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपकी नोट आपको हम दिए हुए हैं कि इफ़ इन क्वेश्चन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनुअल वर्किंग आवर इज गिवन देन we multiply annual working hour with life of machine in years so that total working life of machine in is hours may be determined। अभी कह रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको उसके होल लाइफ के आवर नहीं दिए होते हैं बल्कि पर आवर पर एनम के आवर दिए हुए होते हैं, तो उसके साथ में फिर आपको ये कह देगा कि मशीन की जो लाइफ है वो इतने ईयर की है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कह देता है कि भाई हमारा जो मशीन का जो एनुअली आवर है, मशीन के एनुअली जो आवर हैं वर्किंग आवर, वो मान लीजिए 10,000 है, और वो कहता है कि जो मशीन की लाइफ है वो मान लीजिए 5 ईयर की है। तो इसका मतलब जो मशीन के टोटल वर्किंग आवर इन होल लाइफ होंगे वो 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000 आवर होंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको उसके होल लाइफ के आवर दिए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उसमें जो आपको पर आवर दिया हुआ होगा उस पर एनम के जो आवर दिए हुए होंगे पर एनम के आवर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, जो हमारे टोटल उसका ईयर होगा। इफ़ द फिक्स एनुअल परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इट मे बी ट्रीटेड एज स्टैंडिंग चार्ज। अब गाइज अगर क्वेश्चन में आपको जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दी हुई है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कह दे कि भाई हमारी जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो 1 लाख की है और जो मशीन का रेट है वो 10% है, तो उस कंडीशन में फिर आप 1 लाख का 10% निकल कर 10,000 जो आएगा उसको फिर आप एज ए स्टैंडिंग चार्ज के रूप में ट्रीट करेंगे, यानी कि उसको स्टैंडिंग चार्ज में आप शामिल कर लेंगे। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ बात करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जनरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर द होल लाइफ ऑफ मशीन। अब जनरली क्या होता है कि जो रिपेयर मेंटेनेंस होता है वो आपको होल लाइफ का दिया होगा। जब होल लाइफ का दिया होगा आपको ये, तो आप इसमें डिवाइड भी होल लाइफ के आवर का ही करेंगे। और फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड आर गिवन एंड पर आवर कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग देम बाय द नंबर ऑफ आवर ड्यूरिंग दैट पीरियड। और अगर आपको क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कोई पीरियड का दिया है, जैसे कि 1 पर एनम का दिया है या पर मंथ का, पर वीक का, पर डे का, तो फिर आपको जो आवर होंगे वो भी उसी रेशो में इसमें डिवाइड करने होंगे, क्योंकि पर्टिकुलर हमें जो निकालना है वो रिपेयर मेंटेनेंस को पर आवर में निकालना है। उसी तरीके से हम पावर एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि इफ़ पर आवर एक्सपेंसेस ऑफ पावर कंज्यूम्ड आर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपको दे रखा है कि पावर एक्सपेंसेस का जो खर्चा है वो आपको पर आवर में डायरेक्ट ही निकला हुआ दे रखा है, दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट, तब हम उसको डायरेक्ट ही लिख देंगे, उसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन में कहते हैं कि पावर एक्सपेंसेस 5 रुपीज़ पर आवर, तो आपको जो 5 रुपये पर आवर ये दिया हुआ है तो सीधे हम 5 रुपीज़ लिख लेंगे, इसमें हम कोई भी कंप्यूटेशन नहीं करेंगे। लेकिन इफ़ पर आवर consumption is given in the unit it will be multiplied by the rate of power per unit। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको जो पावर का एक्सपेंसेस है वो आपको पर आवर में ना देकर पर यूनिट में दे दे, यानी कि वो कह दे कि भाई 1 यूनिट का जो खर्चा है वो मान लीजिए 10 रुपये का है और 1 घंटे में पावर का हमारा जो कंजम्पशन हो रहा है वो 5 यूनिट का हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट तो है 10 रुपये की और 1 घंटे में हमारी जो यूज़ हो रही है वो 5 यूनिट हो रही हैं। तो इसका मतलब जो पावर का खर्चा होगा पर आवर का वो 5 इंटू 10 कर देंगे तो 50 रुपीज़ का हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है आपका स्टीम एंड वाटर एक्सपेंसेस। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसे एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन वी कैन फाइंड आउट द स्टीम एंड वाटर एक्सपेंसेस पर आवर रेट बाय डूइंग नेसेसरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइजन। तो ये क्वेश्चन में क्या होता है कि इसके बारे में या तो ये डायरेक्ट पर आवर के रूप में ही दे रखा होगा, और अगर नहीं होगा तो जिस पीरियड के लिए आपको ये दिया हुआ होगा उस पीरियड के ही आवर का डिवाइड कर कर आप इसको पर आवर में इसको निकालना होगा। क्योंकि यहाँ हमें ध्यान रखना होगा गाइस कि जो भी हमारे वेरिएबल या मशीन एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें डायरेक्टली पर आवर में ही निकालने होते हैं। जैसे आपके सामने कुछ नोट दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट में हम बात करते हैं कि इट मे बी मेंशन दैट मशीन एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड जनरली फॉर आवरली रेट, इंडिविजुअली आवरली रेट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर
डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं जनरली कि जो भी हमारे मशीन एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमें सेपरेटली पर आवर में निकालना होता है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आ सकती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, पावर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, स्टीम एंड वाटर है। तो ये सब हमारे होते हैं जिनको हम मशीन एक्सपेंसेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस के रूप में लिखते हैं, और इन्हें हमें डायरेक्टली पर आवर में ही निकालना होता है। तो उसकी कंप्यूटेशन भी हमें हिसाब से करनी होती है कि हमें इसे डायरेक्ट पर आवर में निकाल कर लिख सकें। नेक्स्ट आता है आपका, इन ए क्वेश्चन इफ रेट पर आवर इज गिवन फॉर द आइटम ऑफ मशीन एक्सपेंसेस देन वी यूज दैट रेट डायरेक्टली, दस देयर इज नो नीड टू मेक एनी कैलकुलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको ऑलरेडी डायरेक्ट पर आवर में ही दिए हुए हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी मशीन एक्सपेंसेस ऐसा है जिसको हमें डायरेक्ट पर आवर में उसकी वैल्यू दी हुई है, तो फिर आपको उसको कोई कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे आप सीधे पर आवर में ही लिख देंगे। द टोटल ऑफ स्टैंडिंग चार्ज एंड मशीन एक्सपेंसेस आवरली रेट गिव्स द मशीन आवर रेट। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो स्टैंडिंग चार्ज और मशीन एक्सपेंसेस हैं, जब इन दोनों के पर आवर को हम ऐड कर लेंगे तो वो हमारा टोटल क्या निकल कर आता है, मशीन आवर रेट। तो गाइज इस तरीके से हम इसको एक फॉर्मेट के रूप में भी समझ सकते हैं, जैसा आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है कि ये हमारा फॉर्मेट है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन रेट का, मशीन आवर रेट का। तो इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले हम पर्टिकुलर लिखते हैं, फिर हमारे पास जो भी हम एक्सपेंसेस ले रहे हैं स्टैंडिंग चार्ज को, चाहे वो पर डे में हो, पर वीक में हो, पर मंथ में हो या पर ईयर में हो, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हम उसके जो पीरियड के हिसाब से उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं स्टैंडिंग चार्ज को वो लिख लेते हैं, और नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं पर आवर का। तो इस तरीके से इसके फॉर्मेट में 3 कॉलम हो जाते हैं। पहला पर्टिकुलर का हो जाता है, दूसरा जो भी हमारे पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए हमें एक्सपेंसेस को लेना है स्टैंडिंग चार्जेस का, चाहे वो पर डे का हो, पर वीक का हो, पर मंथ का हो या पर ईयर का हो, वो हमें लेना होगा। उसके बाद फिर हम पर आवर में इसको निकालेंगे। तो इसमें आपको जैसा बताया भी हमने कि हमारे पास जो खर्चे होते हैं उनको 2 भाग में बांटते हैं हम, एक स्टैंडिंग चार्जेस और एक वेरिएबल चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस को हम फिक्स चार्ज भी बोलते हैं और वेरिएबल चार्ज को हम मशीन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो इसमें आपको बताया हमने, जैसे हमारे पास रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आता है जिसको हमें एरिया के रेशो में बांटना होता है। लाइटिंग एंड हीटिंग होती है जो कि लाइट के पॉइंट के या फिर एरिया के रेशो में बांट देते हैं। सुपरवाइजर एक्सपेंसेस आपको दे रखा होता है, तो इनका होता है कि जितना इन्होंने पीरियड अपना इस मशीन पर दिया होगा उसके रेशो में बांट दिया जाता है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस की बात करें तो जो नंबर ऑफ़ वर्कर हमारे को पर्टिकुलर जिस मशीन के लिए दिए होंगे उसके रेशो में बांट देंगे। इंश्योरेंस की बात करें तो ये जनरली क्वेश्चन में सेपरेट उस मशीन के ही दिया हुआ होता है जिसके लिए हमें निकालना है, या फिर अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन हो तो उसके रेशो में बांट देंगे। लुब्रिकेंट, कॉटन, वेस्टेज, कंज्यूमेबल, स्टोर्स, ये सब दिया होगा तो जनरली ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी उसके रेशो में बांट देते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर एक्सपेंसेस अगर हमें दे रखा हो तो उसके कंसर्न में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी उसके रेशो में बांट देंगे, अदरवाइज हम ये मानेंगे कि ये सेपरेट उसी मशीन का दिया हुआ है। तो फिर इन सबको जोड़कर ये हमारा क्या आ जाता है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तो इन सबका टोटल लगा लेंगे तो वो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएगा। फिर हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडिंग चार्ज पर आवर का, जैसा भी आपको बताया था कि भाई जिस पीरियड के लिए आपको टोटल स्टैंडिंग चार्ज ले लिए होंगे उसी पीरियड के आपको आवर का भी क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्ज अपॉन वर्किंग आवर इन बेस पीरियड। तो जो हमारा टोटल स्टैंडिंग चार्ज जिस पीरियड के लिए लिया होगा उसी पीरियड का जो हमारा वर्किंग आवर होंगे उसका हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ही हमारा स्टैंडिंग चार्ज पर आवर आ जाएगा। इस अमाउंट को अब सेकंड कॉलम जो पर आवर वाला कॉलम है उसमें लिखना होता है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं मशीन एक्सपेंसेस। तो आपको बताया हमने कि जो मशीन एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट हमें पर आवर वाले कॉलम में दिखाने होते हैं, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट पर आवर में ही निकालने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डेप्रिसिएशन। तो आपको इसका फॉर्मूला बताया अभी हमने, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन टोटल वर्किंग लाइफ इन होल ईयर। तो आपके जो भी आवर होंगे उसका डिवाइड कर देंगे तो ये पर आवर में निकल जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस में जो भी रिपेयर मेंटेनेंस आपको दे रखी है तो अब जिस पीरियड की दे रखी होगी उसी पीरियड का आप इसके आवर का डिवाइड कर देंगे तो ये भी पर आवर में निकल जाएगा। पावर की अगर बात करें तो अगर डायरेक्ट पर आवर में दिया है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, अदरवाइज अगर पर यूनिट में दिया है तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूनिट कंज्यूम्ड पर आवर, यानी कि 1 घंटे में हमने
कितनी यूनिट को यूज़ किया है पावर की, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है उससे, तो उसका हमारा पावर का एक्सपेंसेस पर आवर में निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से स्टीम एंड वाटर, जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनको भी बांट देंगे। तो फिर इन सबको हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे और इन सबका ओवरऑल टोटल लगा लेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा मशीन आवर रेट, जिसको हम MHR भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो गाइस, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो हमने आपको टॉपिक समझाया, हमने आपको मशीन आवर रेट के बारे में हमने आपको बताया कि मशीन आवर रेट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जब कोई भी कंपनी या एंटरप्राइजेज ऐसी होती हैं जहाँ पर लार्ज स्केल पर मशीनों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब लार्ज स्केल पर मशीन का यूज़ होता है तो मशीन के एक्सपेंसेस भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि भाई पर्टिकुलर मशीन का कितना खर्चा आता है, क्योंकि जो मशीन की कंप्यूटेशन की जाती है वो मशीन के चलने पर होती है, यानी कि रनिंग पर होती है, और जो मशीन का रनिंग पीरियड होता है वो आवर में होता है। इसलिए हमें यहाँ पर फिर जो हमें कंप्यूटेशन करते हैं वो मशीन पर आवर की करते हैं कि भाई अगर 1 घंटे मशीन चलती है तो उसका कितना खर्चा आएगा। और जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो हमने 2 प्रकार के बताए आपको, स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। उन दोनों की डिटेल में आपको हमने इन्फॉर्मेशन दी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल पोर्शन हमने इस वीडियो में आपको समझाया, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, और इसको नोट करने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़ें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्यूशन करके आपको दिखाएंगे, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से नोट करके पढ़ें और अपने माइंड में इसको ध्यान में रखें। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आपको मशीन आवर रेट के बारे में। तो आज हम आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका एक चैप्टर है मशीन आवर रेट, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स क्लासेस, अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मशीन आवर रेट। जैसा कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी आपको, वो मशीन आवर रेट के कंसर्न में बनाई थी, जिसमें हमने आपको उसका पूरी जो थ्योरेटिकल डिटेल है वो हमने उसकी पूरी जानकारी उसमें दी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए समझते हैं मशीन आवर रेट। तो गाइस, थोड़ा सा हम पहले इसको बता देते हैं इसके बारे में आपको कि मशीन आवर रेट का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी ऐसी कंपनी या एंटरप्राइजेस होती हैं जहां पर कि लार्ज स्केल में मशीन का यूज़ किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो उस कंसर्न में उस एंटरप्राइजेस या उस मशीन की जो यूजेस होती है उस कंपनी में, तो उस कंपनी या एंटरप्राइजेस को ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो मशीन हम पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसमें इस मशीन का एक्सपेंसेस या खर्चा या चार्जेस क्या आ रहे हैं। तो हमें ये देखना होता है कि पर्टिकुलर मशीन को जब हम यूज़ में लेते हैं तो उस पर हम कितना खर्चा करते हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है, चार्जेस होती है, उसको निकालने के लिए हमें मशीन आवर रेट मेथड की ज़रूरत पड़ती है। अब क्योंकि जो मशीन के खर्चों की हम कंप्यूटेशन करते हैं वो मशीन के जो रनिंग पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, और जो मशीन होती है उसका जो रनिंग पीरियड होता है वो आवर में मेज़र किया जाता है। अब क्योंकि वो आवर में मेज़र किया जाता है, इसलिए फिर हम उसको मशीन आवर रेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। यानी कि हम 1 घंटे को अगर मशीन को चलाते हैं तो उसमें कितना एक्सपेंसेस आएगा उसे हमें निकालना होता है। तो आइए गाइस, समझते हैं हम कि मशीन आवर रेट को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो मशीन पर हम खर्चे होते हैं, हमारे जो मशीन को हम चलाने के कंसर्न में जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, जो चार्जेस लगाते हैं, उसको हम 2 टाइप्स के लगाते हैं। जिसमें पहला होता है आपका स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हम फिक्स चार्ज बोलते हैं। यानी कि ये वो खर्चे होते हैं जो मशीन के कंसर्न में किए जाते हैं, लेकिन चाहे मशीन चले या ना चले ये खर्चे आपको पे करने ही होते हैं, और ये एक आपको पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग लेकर चलने होते हैं। तो ये जो पीरियड होगा आपका वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको कितने पीरियड के लिए निकालना है। तो जो भी पीरियड होगा वो हम आपको यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा फिर जो सेकंड होता है वो होता है आपका वेरिएबल चार्ज, जिसको बोलते हैं मशीन एक्सपेंसेस। तो जो वेरिएबल चार्ज या मशीन एक्सपेंसेस होता है ये मशीन के चलने पर निर्भर करता है। यानी कि जब मशीन वर्क करेगी, मशीन रनिंग में होगी, तो उस पर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे वेरिएबल चार्ज या रनिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो गाइस, समझते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, इसको हम आपको इसकी स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन है हमारा, ये कहते हैं कि ए मशीन वाज परचेज ऑन जनवरी 1, 2019 फॉर 5 लाख। यानी कि आता है
इन्होंने कहा कि हमने एक मशीन जनवरी 1, 2019 को 5 लाख रुपए की परचेज करी। द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मशीन्स इंक्लूडिंग द न्यू मशीन वाज 75 लाख। और इनके पास जो वर्कशॉप में टोटल मशीन है, इस मशीन को शामिल करते हुए उनकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो 75 लाख की होती है। द फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। अब आपको इन्होंने कुछ डिटेल दी है जिसमें कहते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर, यानी कि जो मशीन है उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर की है। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर, यानी कि जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो 10 साल के बाद जब बिल्कुल डैमेज हो जाएगी तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लगभग 5,000 रुपये का सेल हो जाएगा, ऐसा इनका अनुमान है, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द ईयर, और जो रिपेयर मेंटेनेंस दिए इस मशीन के कंसर्न में वो आपको ड्यूरिंग द ईयर दिए हैं, यानी कि 1 साल के पीरियड के लिए दिए हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर ऑफ द मशीन पर ईयर, और जो 1 साल का जो वर्किंग आवर है वो आपको उन्होंने 4000 आवर कहा, यानी कि अब इसमें जो वर्किंग आवर है वो क्या कहा है, पर एनम। तो इसलिए फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर डिटरमाइनेशन ऑफ मशीन आवर रेट, इसमें वर्किंग आवर्स लिखते हैं। अब वर्किंग आवर जो होते हैं वो इस बेस पीरियड के अकॉर्डिंग लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो जब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इन्होंने कहा है यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर ऑफ द मशीन पर ईयर, यानी कि यहाँ पे जो लेंगे वो लेंगे हम पर ईयर। तो आपको पर ईयर के अकॉर्डिंग लेना है, और पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको इन्होंने दी है 4000 घंटे, यानी कि ये कहती है कि जो मशीन 1 साल चलेगी तो वो 4000 घंटे चलेगी। इसके बाद आपको कहा इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली फॉर ऑल मशीन, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इन्होंने टोटल मशीन के लिए दिया है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर द मशीन पर आवर 75 पैसे पर यूनिट इस 25 यूनिट के लिए दिया है। एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मशीन 100 स्क्वायर फीट है। एरिया ऑक्यूपाइड बाय अदर मशीन 1500 स्क्वायर फीट है, यानी कि ये जो मशीन है वो 100 स्क्वायर फीट जगह घेरती है, और इसके अलावा जो अदर मशीन्स हैं वो 1500 स्क्वायर फीट जगह घेरती हैं। इसका मतलब टोटल स्क्वायर फीट हो गया उस वर्कशॉप का 1600। रेंट पर मंथ ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको वो 800 दिया हुआ है। इसके अलावा लाइटिंग चार्ज 20 पॉइंट्स ये रखी हैं आपको होल डिपार्टमेंट में, और ये जो मशीन लाइटिंग चार्ज में यूज़ करती है वो 3 पॉइंट करती है। और इसके अलावा आपको इन्होंने जो इसके एक्सपेंसेस दिए हैं लाइटिंग चार्ज के वो 120 रुपये पर मंथ दिए हैं। तो गाइस यहाँ आपको 2 बातें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो भी आपने ये बेस पीरियड लिया है, अब स्टैंडिंग चार्ज के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको इसी पीरियड में कन्वर्ट करने होंगे। अगर वो ऑलरेडी आपको पर एनम में दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप डायरेक्ट इसको पर एनम में लिख देंगे उस मशीन का रेशो के अकॉर्डिंग। और अगर ये आपको पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयरली में दिए होंगे तो पहले आपको उसको पर एनम में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप उसको लिखेंगे। तो गाइस समझते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में कि एक मशीन की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है, लाइफ टाइम इसका 10 ईयर है, और इसके वैल्यू इसकी 5000 है। तो इससे हम निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारे वेरिएबल का चार्ज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ मशीन, जो हमारी मशीन की कॉस्ट होती है, माइनस स्क्रैप वैल्यू। अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्ज होता है तो वो हम ऐड कर देते हैं, फिलहाल है नहीं तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू को, और अपन कर देते हैं इसमें टोटल वर्किंग आवर इन होल लाइफ। टोटल वर्किंग आवर्स इन होल लाइफ। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो मशीन की हमें कॉस्ट दी थी, तो वो कॉस्ट हमें मशीन की दी थी 5 लाख की। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 लाख, और इसका जो हमारे को दिया था स्क्रैप वैल्यू वो आपको 5000 दी थी, तो ये 5000 लिख देंगे। अब इसमें जो वर्किंग आवर है, इसमें जो ईयर है वो इसका 10 ईयर दिया है, और 1 साल में जो हमारे घंटे चलते हैं वो 4000 घंटे चलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,95,000, और इसमें डिवाइड कर देंगे हम 40,000 का, जो इसकी पूरे लाइफ टाइम में जो ये मशीन चलेगी। तो इस तरीके से 4,95,000 में हम 40,000 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका निकल कर 12.375। इसको हम 38 कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका डेप्रिसिएशन का पर आवर खर्चा आता है। गाइस आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जो भी वेरिएबल या मशीन एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें डायरेक्टली पर आवर में ही निकालने होते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पर आवर में ही लिखेंगे।
इसके बाद आप सेकंड देखेंगे, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द ईयर। अब जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी फॉर द मशीन, अब यहाँ वर्ड आ रहा है मशीन, यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस जो दिए वो आपको मशीन के लिए दिए हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मशीन के डायरेक्ट रिपेयर में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो दिया है आपको इन्होंने, तो ये दिया है इन्होंने आपको जो पर एनम के अकॉर्डिंग 2000 रुपये का दिया है। ये आपको इन्होंने दिया है इन्होंने 2000 रुपये का। अब ये क्या है 2000 रुपये क्या है, ये हमें पर एनम दिया है, यानी कि जो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है वो 2000 रुपये पर एनम है। जबकि हमारी जो वर्किंग आवर है पर एनम के वो कितने 4000 घंटे हैं। तो इसमें हम फिर 4000 घंटों का भाग कर देंगे और ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका 50 पैसे, यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस का जो खर्चा है इस मशीन का वो 50 पैसे पर आवर का है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर मशीन पर आवर की। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होती है हमारी, अब ये पावर का खर्चा हो जाता है। तो पावर का खर्चा जो होगा तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसमें पावर। अब पावर के लिए आपको बताया हमने, जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ी समझाया था कि पावर का जो एक्सपेंसेस होगा वो दो तरीके से होगा। या तो पावर हमें सीधा पर आवर में दे रखा होगा, तो पर आवर में दिया होगा तो डायरेक्ट इसको हम पर आवर में लिख देंगे। और अगर ये पर आवर में नहीं दिया होगा तो फिर आपको ये इसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि मशीन की जो कंजम्पशन है पावर की वो 1 घंटे की इतनी यूनिट है और 1 यूनिट इतने की आती है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। तो इन्होंने कहा यहाँ पर कि 1 घंटे में जो मशीन यूज़ करती है वो 25 यूनिट करती है, यानी कि जो पावर की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि भाई 1 घंटे में जो हमारा यूज़ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पावर की वो 25 यूनिट होती है। 1 घंटे में हम 25 यूनिट का यूज़ करते हैं और 1 यूनिट जो है वो हमारी 75 पैसे की है, यानी कि 75 पैसे की पर यूनिट है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 25 के मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 0.75 है, तो ये आ जाएगा आपका 18 रुपये 75 पैसे, यानी कि 18.75। फिर इसके बाद निकालेंगे हम इसमें यहाँ पर, जब क्वेश्चन में देखेंगे इसमें, तो इसमें आपको नेक्स्ट दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया है ये फॉर ऑल द मशीन दिया है, यानी कि सारी मशीन के लिए दिया है। तो जो सारी मशीन के लिए दिया है ये आपको 4500 का दिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्योंकि ये किसका खर्चा होता है स्टैंडिंग चार्ज का, तो इसको फिर यहाँ पे हम स्टैंडिंग चार्ज में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया है ये आपको 4500 दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 4500 जो दिया है, तो ये टोटल हमारे पास जो मशीन है उसकी जो कॉस्ट है वो 75 लाख है और इस मशीन की कॉस्ट है कितनी 5 लाख। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पर 4500 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, डिवाइड कर देंगे 75 का, तो ये आ जाएगा आपका 300 रुपीज़ का। तो ये 300 रुपीज़ हम यहाँ लिख देंगे इसको पर ईयर में, क्योंकि हमें निकालना है पर्टिकुलर 1 मशीन का। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम था 4500 आपको किसका दिया था, टोटल का था। टोटल मशीनों की कॉस्ट कितनी है 75 और पर्टिकुलर इस मशीन की कॉस्ट कितनी है 5। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 300। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है इन्होंने फिर रेंट पर मंथ। अब सेकंड पॉइंट है रेंट। रेंट भी हमारा किसका आइटम होता है, स्टैंडिंग चार्ज का आइटम होता है। तो रेंट हमें दिया है इन्होंने कितने रुपए का, ये दिया आपको 800 पर मंथ का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 800 पर मंथ। अब क्योंकि आपको बताया था कि जो भी स्टैंडिंग चार्ज होते हैं वो आपको इस बेस पीरियड के अकॉर्डिंग लेने होते हैं जो आपने एज्यूम किया है या ये क्वेश्चन में दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें बेस पीरियड दिया है वो पर ईयर में दिया है, तो हमें सारे एक्सपेंसेस जो होंगे स्टैंडिंग चार्ज के वो पर ईयर में लेने होंगे। तो यहाँ पे हमने 800 पर मंथ है, तो इसको पहले हमें क्या करना होगा, पर ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो पर ईयर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9600 का। अब जो रेंट का एक्सपेंसेस होता है वो हमें किस में बांटना होता है, एरिया के रेशो में, यानी कि जो ऑक्यूपाइड एरिया होता है उस मशीन के द्वारा उस रेशो में बांटना है। तो जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कहा है कि इस मशीन ने जो स्क्वायर फुट लिए हैं वो कितने लिए हैं 100 स्क्वायर फुट लिए हैं, और इसके अलावा जो अदर मशीन से वर्कशॉप में उन्होंने 1500 स्क्वायर फुट लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1500 और 100 अगर हम देखेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना 1600। तो इसका मतलब जो हम इसको बांटेंगे डिवाइडेशन करेंगे वो हम करेंगे 9600 में 100 की मल्टीप्लाई और 1600 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से फिर ये आ जाएगा हमारा कितना 600 आ जाएगा।
तो जो रेंट का हमारा एक्सपेंसेस हुआ स्टैंडिंग चार्ज का वो आ गया 600 का। इसके बाद उन्होंने फिर आपको क्वेश्चन में दिया लाइटिंग चार्ज। अब जो लाइटिंग चार्ज है ये भी हमारे किसका खर्चा होता है, स्टैंडिंग का ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाइटिंग चार्ज। अब लाइटिंग चार्ज का जो हमें एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो ये जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें कहा है इन्होंने यहाँ पर कि ये हमें दिया है 120 रुपये पर मंथ। तो लाइटिंग चार्ज का जो खर्चा दिया है वो दिया है हमें 120 रुपये पर मंथ। तो अब पहले क्या करेंगे, आपको बताया कि पहले हमें जो भी खर्चे होते हैं वो बेस पीरियड के अकॉर्डिंग लेने होते हैं। तो बेस पीरियड के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो 120 में हम 12 के डिवाइड करेंगे, तो 120 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा 1440 का। अब जो लाइटिंग चार्ज होते हैं वो किस में बांटे जाते हैं, ये बांटे जाते हैं आपके पॉइंट के रेशो में, यानी कि जितनी लाइटिंग के पॉइंट इस पर्टिकुलर मशीन में यूज हो रहे होंगे उस रेशो में। तो इन्होंने कहा है कि जो टोटल वर्कशॉप में डिपार्टमेंट में जो पॉइंट है वो तो है आपके 20, यानी कि जो टोटल पॉइंट है वो तो कितने हैं 20, और इस मशीन पे जो पॉइंट लग रहे हैं वो लग रहे हैं 3। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 3। तो इस तरीके से फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1440 में 3/20 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 216 का। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इनका टोटल लगा लेंगे। तो इनका टोटल लिख देंगे हम यहाँ पर, टोटल स्टैंडिंग चार्ज। तो टोटल स्टैंडिंग चार्ज की अगर हम बात करें तो ये हमारा टोटल आ जाता है निकल कर कितना, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1116, यानी कि 1116 रुपये। फिर इसके बाद निकालते हैं स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। अब इसका एक फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर का। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्ज अपॉन टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो हमारा अमाउंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1116 का, और इसमें डिवाइड कर देंगे हम 4000 का। तो इस तरीके से ये निकल के आएगा आपका 0.279, तो इसको हम 28 कर देते हैं। अब इनका हम टोटल लगा लेंगे, और इनका टोटल लगा के फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लास्ट में, क्योंकि हम जो निकालते हैं अब ये स्टैंडिंग चार्ज पर आवर जो है हमारा और वेरिएबल चार्ज की जो हमने पर आवर है, इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद ये हमारा आ जाएगा मशीन आवर रेट, जो कि हमें कंप्यूट करना है, हमें निकालना है। तो हमारा जो मशीन आवर रेट आ जाएगा आपका, तो ये आएगा। अब इनको सबको जोड़कर, तो इनको जब हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करके जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा आपका 31.90। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे पहले डिटरमिनेशन ऑफ मशीन आवर रेट जब बनाएंगे तो इसका एक फॉर्मेट होगा जिसमें पर्टिकुलर और ये बेस पीरियड और पर आवर आपको लिखना होगा। बेस पीरियड जो होता है डिपेंड करता है जो आपने वर्किंग आवर है जिस पीरियड के लिए आपने लिए है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो वर्किंग आवर है और बेस पीरियड है ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम का मतलब सेम पीरियड के लिए होना चाहिए, यानी कि जिस पीरियड के लिए आपने वर्किंग आवर दी है उसी पीरियड के लिए आपको एक्सपेंसेस भी लेने होंगे। जैसे हमने वर्किंग आवर पर आवर के लिए लिए हैं तो एक्सपेंसेस भी जो हमने वर्किंग आवर दी है वो पर एनम के लिए लिए हैं तो एक्सपेंसेस भी आपको पर एनम के लिए ही लेने होंगे। इसमें फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक स्टैंडिंग चार्ज जिसको हम फिक्स चार्ज बोलते हैं और दूसरा वेरिएबल चार्ज जिसको हम मशीन एक्सपेंसेस बोलते हैं। स्टैंडिंग चार्ज के जो खर्चे होते हैं वो हमारे को बेस पीरियड के अकॉर्डिंग देने होती हैं। जैसे इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था आपको 4500। अब ये टोटल हमारे पास जो मशीन की कॉस्टिंग थी 75, जो उनका टोटल वर्कशॉप का मशीन है उनकी कॉस्ट है 75 लाख की, और पर्टिकुलर जिस मशीन के लिए हम निकाल रहे हैं उसकी कॉस्ट है 5 लाख की। तो ये 5/75 कर देंगे तो 300 आ जाएगा। इसको हमने मशीन के रेशो में बांटा, उनकी वैल्यू के रेशो में।
रेंट जो होता है ये ऑक्यूपाइड एरिया के रेशियो में बांटा जाता है। तो रेंट हमें 800 पर मंथ दिया था, क्योंकि बेस पीरियड हमने पर ईयर दिया है, इसलिए हमने इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये पर एनम हो गया 9600 का। अब क्योंकि हमें जो लेना है वो एक्वायर्ड एरिया के अकॉर्डिंग लेना है, तो इस मशीन ने टोटल लिया है 100 स्क्वायर फीट एरिया दे रहा है, जबकि टोटल स्क्वायर फीट एरिया है वर्कशॉप का 1600। तो इस मशीन की जो रेंट का खर्चा हो गया वो 600 का हो गया। फिर लाइटिंग चार्ज की बात करें तो ये हमें 120 पर मंथ दिया है, तो इसको भी हमें बेस पीरियड के अकॉर्डिंग पर एनम में लेना होगा, जो कि 1140 हो गया। अब क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में जो कुल पॉइंट है वो 20 है और इस मशीन ने जो यूज़ करे वो 3 पॉइंट करे हैं, इसलिए इसको 3/20 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 216 का। इस तरीके से टोटल आ जाएगा आपका 1116 का, यानी कि 1116 रुपये की आपकी स्टैंडिंग चार्ज आ जाएगा, टोटल स्टैंडिंग चार्ज पर एनम। तो टोटल स्टैंडिंग चार्ज पर एनम जो आया वो आ गया हमारा 1116 का। अब हमें निकालना है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। इसका फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडिंग चार्ज अपॉन टोटल वर्किंग आवर। टोटल स्टैंडिंग चार्ज हो गया 116 और टोटल वर्किंग आवर हो गया हमारा 4000 आवर का, तो ये हो गया 0.28। फिर निकालेंगे वेरिएबल और मशीन एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले हमने निकाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल वर्किंग आवर इन होल लाइफ। तो अब हमने कॉस्ट ऑफ मशीन में 5 लाख दी थी, इसके लिए वैल्यू 5000 दिया था। इसका जो टोटल लाइफ टाइम है पीरियड वो 10 ईयर का है और 1 साल में 4000 घंटे चलती है, तो 10 साल में 40000 घंटे चलेगी। और इसकी जो कॉस्ट है वो 4,95,000 हो जाएगी, क्योंकि 5000 स्क्रैप वैल्यू पे लेस कर दिया हमने। तो ये 12.38 आ गया, यानी कि जो मशीन है वो 12 रुपये 38 पैसे पर आवर के खर्चे के रूप में उस पर डेप्रिसिएशन का खर्चा चार्ज किया जाता है। रिपेयर मेंटेनेंस की बात करें तो ये 2000 पर एनम दिया था आपको, तो ये हमारा 4000 हो जाएगा। तो 2000 में 4000 पे डिवाइड करा तो ये 1 घंटे का खर्चा आ जाएगा 0.50 का। उसी तरीके से हमने यहाँ पे पावर निकाला। पावर हमें जो दिया है वो हमें कहा है कि 1 घंटे में हम 25 मिनट का यूज़ करते हैं, जबकि 1 यूनिट हमारी 0.75 पैसे की आती है। तो पावर का 1 घंटे का खर्चा हो जाएगा 18.75, यानी कि अगर मशीन 1 घंटे चलती है तो उसमें बिजली का जो खर्चा आएगा वो 18 रुपये 75 पैसे का आएगा। इस तरीके से टोटल हम इसका लगा देते हैं, तो यह आता है हमारा 31.90, यानी कि इस मशीन की चलने पर जो कॉस्टिंग आती है 1 घंटे की वो 31 रुपये 90 पैसे की आती है। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट प्रॉब्लम हो जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल में से समझाने का प्रयास करेंगे। हमने लास्ट वीडियो उसकी थ्योरी की बनाई थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उसको भी जरूर देखें और उसकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सारा आप नोट करके अपने पास रखें, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझने में आसानी रहेगी। गाइस अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।